हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ श्वेता। फिर से मैं आप लोगों के सामने को रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर आज जिस एंटिटी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं या उसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसका नाम आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा और ऐसा हो सकता है कि इसके बाद आपको इसके बारे में और ज्यादा लोगों से सुनने को मिले, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। जब हमने कच्चा कलवा के बारे में बात की थी, एक रील थी जो वायरल हुई थी कि वो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके बाद कच्चा कलवा बहुत फेमस हुआ। आई होप ऐसा इसके साथ भी हो सकता है। फिर क्या है ये एंटिटी और क्या नहीं, ये आपको जानने को मिलेगा इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है चिन्मय ने, और ये उनकी आंखों के सामने उनके साथ हुआ 100% रियल इंसिडेंट है। ये बात तब की है जब चिन्मय की उम्र करीबन 7 से 8 साल की थी और वो चौथी क्लास में पढ़ते थे। चिन्मय का घर अंबाला में था और अब 7 साल की उम्र का एक बच्चा, आप भी समझते हैं कि वो बच्चा अपने ही जैसे छोटे बच्चों के साथ खेलना चाहेगा और उनसे इंटरेक्ट करना चाहेगा, लेकिन चिन्मय के हम उम्र बच्चे उसके साथ खेला नहीं करते थे, उसको बुली किया करते थे। होता है कभी कभी कुछ बच्चों के साथ। लेकिन हमारे समाज में जब कोई खुद को अकेला महसूस करता है तो फिर वो किसी को भी दोस्त बना सकता है, उसमें किसी को भी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी आ जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ चिन्मय के साथ। एक दिन अपने घर के देवताओं की पूजा करने के लिए चिन्मय उनके स्थान पर गया और वहां पर मतलब अपने परिवार वालों के साथ ही गया था और वहां जाकर बच्चों को खेलने के लिए ढूंढने लगा। जैसे मैंने आपको बताया, उसे अक्सर कोई नहीं खिलाता था, तो वो धीरे धीरे सोचने लगा कि यार मेरे साथ कोई खेलता तो है नहीं, चलो कोई नहीं, अब कोई खेल नहीं रहा तो बैठ के मैं थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेता हूँ। और बचपन से ही चिन्मय किताबों में, सब्जेक्ट की बुक्स में, कहानियों की बुक्स में हमेशा लगा रहता था कि उसके साथ कोई खेलता नहीं था और शायद यही ना खेलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। जब बार बार बच्चों ने उसे डिस्कार्ड किया तो उसने खेलने के लिए एफर्ट डालना भी बंद कर दिया था। जिस इलाके में वो रहता था उसके शुरुआत में एक बड़ा सा लोहे का गेट था जिस पर जंग लगा हुआ था। उसके अंदर जाते, उस गेट के अंदर जाते ही बरगद के बहुत सारे पेड़ थे, बड़े बड़े और सुंदर सुंदर, जिनकी जो जटाएं होती है वो नीचे गिरकर अब नए पेड़ बनाना शुरू कर चुकी थी। वो एरिया आप एक मिनी जंगल सा बोल सकते हो, जहां पर पेड़ों के पीछे नीलगाय घुमा करती थी। उन पेड़ों के ऊपर बच्चों ने झूले डाले हुए थे और वो वहां पर झूला झूलने आया करते थे। उन्हीं बरगद के पेड़ों से 10 कदम दूर एक समाधि बनी हुई थी, एक मजार, जो किसी मुस्लिम फकीर की थी जो कभी यहां पर रहा करते थे। आजादी के बाद ये जगह सरकारी हो गई थी, सरकार की संपत्ति थी, इसलिए वहां कोई रहता नहीं था। और क्योंकि वहां पर बड़े बड़े पेड़ थे तो बच्चे, कई अलग अलग जगह से बच्चे वहां पर खेलने आया करते थे। चिन्मय जब अकेला घूमता रहता था तो उसकी नजर उन पेड़ों पर खेलते उन बच्चों के ऊपर पड़ती थी और वो घबराता था कि वो बच्चे उसे नहीं खिलाएंगे, इसलिए उनके पास नहीं जाता था और वहीं खड़ा होकर वो उन बच्चों को देखता रहता था। देखते देखते चिन्मय ने एक बात ऑब्जर्व की कि हर दिन उनमें से कोई ना कोई बच्चा उस मजार पर जाता, उस जो उसके नजर में उस टाइम वो कब्र हुआ करती थी वहां जाता था और उस पर एक टॉफी रखकर आता था। कभी कभी एक से ज्यादा बच्चे भी थे, लेकिन एक बच्चा तो ऐसा होता ही होता था उनमें से जो वहां टॉफी रखकर आता था। शायद बच्चे हैं भाई, बच्चों को ऐसा लगता होगा, किसी ने बताया होगा ये बाबा दफनाए हुए हैं, बहुत फकीर बाबा रहे हुए हैं, किसी ने कुछ कहा होगा तो लगता होगा भाई टॉफी चढ़ा दो उनके मजार के ऊपर, तो ऐसे बच्चे टॉफी चढ़ा देते होंगे। इसी जगह के आसपास कुछ छोटी मोटी झुग्गी झोपड़ियां थी और कोई घर नहीं थे। इनकी जो कॉलोनी थी वो वहां से करीबन 1 किलोमीटर दूर थी। अब जब वो रोज जाके खड़ा होकर उन बच्चों को देखता तो एक दिन उन बच्चों ने उसे अपने पास बुला लिया, उससे बातचीत की और यहाँ से चिन्मय को मिल गए छोटे छोटे दोस्त। अब वो रोजाना इन बच्चों के साथ जाके खेलने लगा। शुरू शुरू में तो चिन्मय ने ज्यादा नहीं सोचा और वो भी झूला झूलता उन बच्चों के साथ, जो भी वो खेलते वो सारे गेम्स खेलता। बट उसके मन में हमेशा यही बात चलती रहती थी कि उसकी क्लास के बच्चे जो प्लेग्राउंड्स में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, कूल स्लैंग्स का इस्तेमाल करते हैं, फिल्मों की, गेम्स की बातें करते हैं, तो सोचा कि मैं भी इन बच्चों से ये सब बातें करूं। पर जब उसने ये बातें करना शुरू की तो उन बच्चों को ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि शायद वो बच्चे पढ़ते नहीं थे, इनकी तरह स्कूल नहीं जाते थे और इन बच्चों को उसकी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो इसकी बात को बहुत ध्यान से सुना करते थे। एक शाम की बात है, जब चिन्मय अपनी ट्यूशन क्लास खत्म करके घर जा रहा था तो जाते जाते उसे भी लगा, देखो उसकी रोज की आदत हो चुकी थी, तो उसे लगा चलो आज बच्चे तो नहीं है, मैं भी थोड़ी देर यहाँ झूला वगैरह झूल लेता हूँ। शाम होने लगी थी और
पूरे एरिया में वो जो लाल रोशनी होती है ना, वो फैल चुकी थी। चिन्मय वहीं पर था कि तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत चिन्मय के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि बेटा, तुम कौन हो? तुमको मैं यहाँ पे रोज आते हुए देखती हूँ, तुम कहाँ रहते हो और कभी हमारे घर पर भी आओ। तो चिन्मय ने जब उनको देखा तो सबसे पहले उनके पांव छुए और उसको बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मुझे घर जाना है, मैं कल आपके घर जरूर आऊंगा। उसकी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा ने बताया कि यहाँ जो बच्चे खेलते हैं सारे वो हमारे ही बच्चे हैं और तुम उनके साथ भी मेरे घर पे आ सकते हो। चिन्मय को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन वो बहुत सारी टॉफीज लेकर आया और उन बच्चों के साथ वो उन बूढ़ी अम्मा के घर पर पहुंचा। उसने सब बच्चों को टॉफीज दी और उसने भी बाकी बच्चों की तरह उस समाधि के ऊपर एक टॉफी रख दी। उन बूढ़ी दादी ने चिन्मय को बहुत प्यार किया और चिन्मय से वो उनके घर के बारे में पूछने लगी। दादी की बातें सुनकर चिन्मय ने अपनी जेब में से एक कॉइन निकाला और दादी को देकर बोला कि दादी, आप अपने लिए ना एक बालों का क्लिप ले लेना, क्योंकि दादी के बाल बहुत बिखरे हुए थे और वो बेसिकली एक झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। तो बहुत ज्यादा मतलब अटैचमेंट हो गया था उन दादी के साथ एक ही मुलाकात में चिन्मय का। अब दादी उससे बहुत खुश हुई, उसके बिहेवियर से, उसके संस्कारों से बहुत खुश हुई और उन दादी ने उसे एक पर्पल कलर का स्टोन, छोटा सा, जो कि एक टॉफी की तरह दिखता था, वो उसे दिया। चिन्मय ने उसे हाथ में लिया तो वो पत्थर बहुत ही सुंदर था और उसको देखकर बहुत खुश हुआ और उस दिन के बाद से चिन्मय उस पत्थर को अपने पास रखने लगा। वो पत्थर ब्लू कलर का था, जैसे आजकल की ओशियन रेजिन पेंटिंग आती है, और बहुत ग्लॉसी था और एक अलग से अट्रैक्शन था उस पत्थर के अंदर। फिर उस दिन वहां से वो अपने घर वापस आ गया। अब चिन्मय जहां रहता था उसके घर के पास में ही एक दीदी रहती थी जिनका नाम अयाना था और उनकी अभी भी शादी हुई थी। वो शुरू से ही चिन्मय से बहुत प्यार करती थी और अक्सर चिन्मय से मिलने वो उनके घर पर आया करती थी। सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन चिन्मय के पड़ोस में एक छोटी सी पूजा रखी जाती है जिसमें सभी सुहागन औरतों को बुलाकर उन्हें लंच करवा के पूजा की जाती है। वहां पर चिन्मय की मम्मी को भी बुलाया गया और वहां उन्हें पता चलता है कि अयाना दीदी जो है वो प्रेग्नेंट है। साथ ही साथ उसे अपनी मम्मी से ये पता लगता है कि अयाना की जो दोस्त है वरुणा, जो कि सेम कॉलोनी के अंदर रहा करती थी और ये दोनों बचपन की दोस्त थी, दोनों की शादी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही हुई थी, लेकिन अयाना प्रेग्नेंट हो गई थी और वरुणा अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। सभी लोग अयाना के मुंह से ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश थे और सब लोग उसे आशीर्वाद दे रहे थे और शायद यही बात वरुणा को चुभ गई। उस दिन पूजा के अंदर वरुणा के अंदर अयाना को लेकर एक अलग सी जलन पैदा हो गई, क्योंकि मातृत्व सुख, ऐसा नहीं कि वरुणा ने ट्राई नहीं किया था, लेकिन अब ये तो देखो किस्मत के खेल और समय की बात है। अयाना पहले प्रेग्नेंट हो गई लेकिन वरुणा नहीं हुई और यही बात वरुणा के दिल में घर कर गई। इस पूजा के करीबन 15-20 दिन के बाद एक दिन की बात है, अचानक से अयाना के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है और उस टाइम पर उसके घर पर कोई भी नहीं था। अयाना जैसे तैसे करके चिन्मय के घर पर आती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसे देखते ही चिन्मय के घर वाले उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर जाकर सीधा डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं। अयाना के कुछ टेस्ट किए जाते हैं पर सभी की सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। सब लोगों को लगता है कि फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी है, इसलिए शायद एकदम से क्रैम्प की वजह से दर्द उठ गया होगा और ऐसा भी हो सकता है कि शरीर के लिए नया अनुभव है, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। डॉक्टर्स ने अयाना को पेन किलर्स दे दिए और वापस सबके साथ उसे अपने घर भेज दिया। सब लोग घर पहुंचे और अयाना तब तक चिन्मय के घर पर ही रही जब तक अयाना के सास ससुर नहीं आ गए। लेकिन जब तक वो आए तब तक अयाना को नींद आ चुकी थी। नींद आने के बाद अयाना को एक सपना आता है, जैसे उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा हो। उसने देखा कि सपने में एक छोटी सी हाइट का, एक बच्चे की हाइट का आदमी खड़ा हुआ है जिसने एक चद्दर लपेटी हुई है और उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा है। उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे में एक बच्चे की जैसी मासूमियत है और वो अयाना की तरफ देखकर, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो आपसे प्यार की उम्मीद करता है, बिल्कुल उसी चेहरे और उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ वो हल्का सा मुस्कुराते हुए अयाना की तरफ देख रहा था।
उसे देख के अयाना को बड़ा अजीब सा लगा। और मतलब होता ना, आप खुद देखो आपके सपनों में अगर कोई ऐसा ऐसा कोई बच्चा है जो बूढ़ा हो, अयाना ने उसका नाम भी बूढ़ा बच्चा ही रखा। और जिस जब लोगों को उसने बताया तो उसने देखा तो उसको बड़ी घिन सी आई, बड़ा अजीब सा उससे लगा। और जैसे ही उसके मन में ये फीलिंग आई, अचानक से उस छोटी सी शेप वाले बूढ़े आदमी का हाथ एकदम से बढ़ने लगा। और वो अयाना से बहुत दूर खड़ा हुआ था। बढ़ते 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 उसका हाथ अयाना के गले को पकड़ लेता है। और जैसे उसके गले को पकड़ता है, अयाना एकदम से आंख खुलती है, वो चीखते हुए उठती है। और उठने के साथ साथ ही वो वॉमिट कर देती है। उसने जो भी कुछ खाया था वो सब वो बाहर निकाल देती है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर चिन्मय के घर वाले वहां पहुंचते और उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। तब अयाना ने सारी बात इन लोगों को बताई। उसके बाद उन्होंने उसको समझाया, थोड़ा हैंडल किया और शांत किया कि बेटा कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम पर उल्टी आना नॉर्मल बात है और सपने तो आते रहते हैं। तुम एक काम करो, सो जाओ, एक बार कल और किसी अच्छे डॉक्टर को अपन चंडीगढ़ लेके चलेंगे, आपको वहां पर दिखाएंगे। थोड़ा शांत करके वो वापस उसको सुला के चले गए। लेकिन अयाना को अब नींद नहीं आ रही थी। साथ ही साथ उसे बार बार रोना आ रहा था। और बार बार उसकी आंखों के सामने उस बूढ़े बच्चे का चेहरा आ रहा था। उसे लगा, उसका चेहरा बहुत अजीब सा और भयानक सा उसे लग रहा था। और साथ साथ वो डरी हुई भी बहुत थी। अब जब बार बार ऐसा हुआ, मतलब वो जब सो नहीं पा रही थी, बार-बार चिन्मय के पेरेंट्स को बुला रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तो चिन्मय को अपने पास सुला ले। तो उसने चिन्मय को पास में सुलाया। तो जब चिन्मय उसके पास आकर सोया, तो उस टाइम पर वो जो पत्थर था, वो जो स्टोन था, जो उन बूढ़ी औरत ने चिन्मय को दिया था, वो चिन्मय के पास ही था। क्योंकि चिन्मय हमेशा उसको अपने साथ रखता था, उसे वो बहुत पसंद था। चिन्मय के वहाँ होने से अयाना को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, उसने थोड़ी राहत की सांस ली। और उसका वो डर, वो अजीब-सी बेचैनी धीरे-धीरे अपने आप ही गहरी नींद में बदल गई और वो आराम से सो गई। शायद एक छोटे बच्चे के अपने पास होने की वजह से, या फिर उस पत्थर के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से उसे थोड़ा सेफ महसूस हुआ और उसने आराम की नींद निकाली। सुबह उठकर वो फ्रेश वगैरह हो गई और इतने में ही अयाना के घरवाले भी आ गए। उनके हस्बैंड जो थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। अयाना उनके साथ अपने घर वापस चली जाती है और रोजमर्रा के कामों में लग जाती है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगता है और सब उस रात की बात को भूलकर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। चिन्मय भी उसी के अगले दिन, जब रात को इंसिडेंट से पता लगा कि दीदी के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, वॉमिट की बात तो उसको पता ही थी, तो वो एक टॉफी लेकर उन्हीं बाबा जी की समाधि पर जाता है और वहां जाकर दुआ करता है कि मेरी दीदी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बाबा जी आप उन्हें ठीक कर दो। वो कहते हैं ना, बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और उनकी दुआ अक्सर असर कर जाती है। चिन्मय जब घर वापस आया तो बहुत खुश था, क्योंकि उसने आज उस समाधि के पास में एक मोर को देखा था। और इनके यहाँ पर ये मान्यता थी कि अगर कोई बीमार है और उसके शुभ चिंतक या वो खुद अगर कोई मोर देख ले तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। बचपन में उसको सिखाया गया होगा, तो उसे भी ये लगा कि अब दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वाकई में हुआ भी यही। धीरे धीरे अयाना की तबीयत में सुधार होने लगा। वो फिर से घूमने फिरने लगी और अपने काम करने लगी। लेकिन जिस चीज से अयाना लड़ रही थी, उसे तो पता भी नहीं था कि वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। एक दिन ऐसे ही चिन्मय अयाना के पास बैठा हुआ था, तो उसने अयाना से कहा कि दीदी आप ना एक दिन मेरे साथ वहां चलना जहां पर मैं खेलने जाता हूँ। वहां पे बहुत सारे बरगद के पेड़ हैं, उसके नीचे मैं खेलता हूँ, मेरे साथ और दूसरे दोस्त हैं। कॉलोनी वाले बच्चे तो मेरे साथ नहीं खेलते हैं, पर मेरे नए दोस्त बने हैं जो वहीं पर रहते हैं और हम लोग रोज वहां पर झूला झूलते हैं। वहां पर ना एक बाबा जी की ना समाधि बनी हुई है, आपको वहां पे बहुत अच्छा लगेगा। अयना ने भी चिन्मय की बात सुनी और उससे कहा कि बेटा हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसी जगहों पर नहीं जाते हैं। तो चिन्मय ने कुछ नहीं कहा, बात खत्म हो गई। फिर आती है वो शाम जिस दिन सब कुछ बदल जाता है। अयना जनरली मार्केट के सारे काम खुद ही किया करती थी, कार ड्राइव करना उसे आता था। और उस शाम, उस अमावस की रात, जैसे आपको पता है कि अमावस की रात को नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, वो मार्केट गई हुई थी। मार्केट से सामान लेकर वो वापस लौट रही थी, कार वो खुद ही ड्राइव कर रही थी। कार ड्राइव करते करते वो उसी रास्ते पर पहुंच जाती है जहां पर चिन्मय जाकर खेला करता था। सर्दियों का टाइम था, शाम के 7:30 पौने 8 बजे के आसपास की बात है। ऑलमोस्ट सुनसान सड़क पड़ी हुई थी। चलते चलते अचानक से उसकी नजर उसी एरिया पर पड़ती जिसके बारे में चिन्मय ने उसे बताया था। वहां पर उसे वो मजार भी दिखाई देती है, एक छोटी सी डिम लाइट उस पर जली हुई थी।
और उसके जस्ट पास में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके पास में एक बच्चा खड़ा हुआ था और वो बच्चा उसे हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। उसे देखकर अयाना को लगा कि इस टाइम पर ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? ऐसे जनरली अपन किसी को लिफ्ट देते नहीं है। लेकिन उसने देखा तो उसको याद आई चिन्मय की बात कि वो यहाँ पर उसके बच्चों के साथ खेलता है, उसके दोस्त हैं। तो उसे लगा कि हो सकता है कॉलोनी का कोई बच्चा हो जो चिन्मय के साथ यहाँ खेलने आता हो और वो लेट हो गया हो। उसने शायद अयाना और उसकी गाड़ी को पहचान लिया हो और वो उससे लिफ्ट मांग रहा है। उसे देखकर अयाना गाड़ी रोक देती है। गाड़ी रोकते ही वो बच्चा आता है और कार की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। थोड़ा अंधेरा था उस टाइम पर, तो उस पर एक नजर मार के वापस से अपना गाड़ी चलाना शुरू करती है। और जैसे वो गाड़ी बढ़ाती है, इधर साइड में से एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आवाज चलाते हुए अयाना रुको, रोकते हुए वो मतलब गाड़ी को रोकने का इशारा करती है। अयाना ने अपने जीवन में पहली बार उस बूढ़ी औरत को देखा था। उसको देखकर वो सोचते कि ये मेरा नाम लेके क्यों चिल्ला रही है और मुझे रोकने का इशारा क्यों कर रही है। थोड़ा घबरा जाती है और उसको छोड़कर वो गाड़ी लेकर आगे निकल जाती है। अब अपनी कार ड्राइव कर रही होती है, गाड़ी में गाने चल रहे थे पुराने, वो उन्हीं में खोई हुई थी। बच्चे के ऊपर से ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपने एक आंख के कोने से उसने जब देखा तो थोड़ा अजीब सा लगा। वो बच्चा हद से ज्यादा काला था, उसका कलर बहुत ज्यादा डार्क था, मतलब ना डार्क ब्राउन से भी होता हुआ कलर तो है जो है। उसे लगा होगा यार कॉलोनी कोई बच्चा होगा, अब कॉलोनी के हर बच्चे को वो तो जानती, लेकिन बच्चे जनरली सबको पता है कि जानते हैं। तो अपना गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। फिर ड्राइव करते करते अचानक से पूरी गाड़ी के अंदर एक बदबू फैल गई और जैसे वो बदबू फैली, बदबू का सोर्स पीछे था। अयाना ने पीछे घूम के उस बच्चे की तरफ देखा तो अयाना की जान उसकी हलक में अटक गई। वो कोई बच्चा नहीं, ये वही बूढ़ा बच्चा था जो उस रात को अयाना के सपने में आया था और अभी पीछे की सीट पर बैठकर वो अयाना को देख के मुस्कुरा रहा था। और फिर एकदम से वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया। उस बूढ़े बच्चे का पूरा शरीर एक बूढ़े आदमी के जैसा, लेकिन चेहरा और आंखें बच्चों जैसी थी। और ये वही बूढ़ा बच्चा था जो उस रात अयाना के सपने में आया था। अपने सपने को साक्षात अपनी आंखों के सामने इस रूप में देखकर अयाना बुरी तरह से घबरा गई। उसने गाड़ी के ऊपर कंट्रोल छोड़ दिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इनकी कॉलोनी से करीबन 200 से 300 मीटर दूर हुआ और जैसे ही गाड़ी भिड़ने की किसी को आवाज आई, एक आदमी बाहर निकलकर देखता हुआ अयाना की गाड़ी को पहचान जाता और चिल्ला तो बोलता कि अरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और थोड़ी देर के अंदर कॉलोनी के सारे लोग उस साइट के ऊपर खड़े हुए थे। अयाना गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके अलावा गाड़ी में कोई और नहीं था। वो बूढ़ा बच्चा अपना काम कर चुका था, लेकिन आखिर वो कौन सा काम करने आया था और वो अयाना के पास कैसे पहुंचा? क्यों आया अयाना की जिंदगी में वो बूढ़ा बच्चा? इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। सब लोगों ने अयाना को उठाया और उसे पास में एक शर्मा अंकल थे जो कि डॉक्टर थे पेशे से, उनके घर पर लेकर गए। उसके मतलब शरीर पर कोई एक्सटर्नल चोट नहीं थी। उन डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर उसको चेकअप किया, सब कुछ उनको नॉर्मल लग रहा था और उसको बेहोशी से बाहर निकाला, कुछ दवाई वगैरह दी। जब अयाना को होश आया तो होश आते ही उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। डॉक्टर अंकल उसको कुछ दवाइयां दी। उसके बाद अयाना के घर वाले उसे घर ले गए। घर पहुंचते ही अयाना बहुत अजीब सी हरकत करने लग गई थी। बार बार वो एक जगह पे देखकर डर रही थी, घबराती कि वो लोग यहाँ खड़ा है, वो यहाँ खड़ा है। उससे पूछते कि कौन खड़ा है तो वो बताती कि बूढ़ा बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब उससे पूछा गया एक्सीडेंट कैसे हुआ तो उसने बताया भी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। चिन्मय के घर वाले भी अयाना से मिलने पहुंचे। चिन्मय भी उनके साथ में था और जैसे चिन्मय वहां पहुंचा, अयाना एकदम से उठकर बैठ गई। उसने चिन्मय को अपने गले से लगा लिया। तब जाकर वो थोड़ी बहुत उसे नॉर्मल होती हुई दिखाई दी और चिन्मय ने मतलब चिन्मय के आने के बाद जब वो नॉर्मल हुई तो सभी लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, चिन्मय को इसके पास में रहने देते हैं, शायद ये थोड़ा बेटर फील करेगी। और इसीलिए सब लोग उसे कहते हैं कि बेटा जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती है तुम दीदी के पास ही रहो। अब घर बिल्कुल पास में था, एक दो घर छोड़कर, तो इस चीज पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अयाना के जो सास ससुर थे वो भी राजी हो गए और चिन्मय के मम्मी पापा ने कह दिया कि ठीक है भाई, अगर इसको इससे आराम मिलता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन चिन्मय वापस शाम के टाइम पर वहीं जहां वो खेलने जाता था वहां पर गया। वहां जाकर उसने देखा कि आज वो जो बाबा जी की समाधि थी, उस समाधि से कुछ पानी निकल रहा था। उसे बड़ा अजीब लगा। वो वापस से उन बूढ़ी दादी के पास गया और उनसे पूछा कि दादी आज बाबा की समाधि से पानी क्यों निकल रहा है,
कि बाबा रो रहे हैं। चिन्मय को देखकर बूढ़ी दादी ने बताया कि कल रात को जो तुम्हारी दीदी है ना, जिसके बारे में तुम बताते हो, मैंने उसे देखा था और उसने तेरा दोस्त समझकर बूढ़े बच्चे को अपने साथ ले गई। मैंने अपनी आंखों से देखा था और उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक वो उसके जाल में फंस चुकी थी। और इसलिए फकीर बाबा रो रहे हैं, क्योंकि अब बूढ़ा बच्चा अपना हमला कर चुका है और जिस काम के लिए उसे छोड़ा गया है, अब वो उसे खत्म करके ही रहेगा। बेटा, अब तू उसकी जान बचा सकता है तो बचा ले। वो जो पत्थर मैंने तुझे दिया है, वो फकीर बाबा का ही रूप है, इसलिए तू इसे हमेशा अपने पास रख और अपनी दीदी के पास भी रख। वो पत्थर ही है जो उसकी जान बचा सकता है। चिन्मय दादी की बात सुनकर सीधा दौड़ता हुआ अयाना दीदी के पास गया और उनसे पूछा कि दीदी, कल रात को क्या हुआ था? आपने किसको लिफ्ट दी थी? तो अयाना ने उसे बताया, क्योंकि अब आप ये समझना, जो बात अयाना के साथ हुई उसके कोई भी घर वाले एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन चिन्मय आगे होकर उससे पूछ रहा है कि दीदी आपने किसको लिफ्ट दी थी? तो उसे उम्मीद का एक वो दिखाई दिया कि यार, ये बच्चा तो कम से कम मेरी बात सुना और इसको कैसे पता मैंने किसी लिफ्ट दी। तो ये सब छोड़कर उसने उसको अपनी बात बताई कि बेटा, जहां तुम खेलते हो ना, वहां मैंने एक बच्ची को देखा था। मुझे लगा तुम कॉलोनी किसी बच्चे को लेकर जाते होंगे वहां पर, और उसने मेरी गाड़ी पहचान ली और मैंने उसे लिफ्ट दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बच्चा इतना गंदा दिखने लग गया, उससे बदबू आने लग गई और एक बूढ़े आदमी की तरह दिख रहा था, और उसे देखकर मैं घबरा गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। चिन्मय हैरानी से दीदी से पूछा कि दीदी, क्या वो वही जगह थी जहां पर मैं खेलता हूँ? तो उन्हें बोलते कि हाँ, वो वही जगह है। वहां पर एक बरगद का पेड़ भी था और एक दरगाह थी। जिन्होंने कहा, दीदी ठीक से याद करो, जहां से आपने उस बच्चे को बिठाया था वहां कितने बरगद के पेड़ थे? तो उन्होंने ध्यान से याद किया और बहुत दिमाग पर जोर डालने के बाद उसने कहा कि वहां एक नाला था, एक मजार थी और एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके बाद चिन्मय ने बताया कि नहीं दीदी, जहां पर मैं खेलता हूं वहां कब्र तो है, मजार तो है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे बरगद के पेड़ हैं। आप किसी गलत जगह पर थी। उसके बात सुनकर अयाना का दिमाग घूमता है और समझ में आता है कि वो किसी भयंकर इल्यूजन का शिकार बनी है। उसकी बात सुनकर चिन्मय ने कहा कि मुझे अभी भी दादी ने बताया कि आपने जिसको लिफ्ट दी थी वो कोई बच्चा नहीं, बल्कि वो एक बूढ़ा बच्चा है और उसने आपके ऊपर वार कर दिया है और अब आपकी जान खतरे में है। जो जो चिन्मय को बताया गया था वो एज इट इज उसने अयाना को बताया, और चिन्मय की बात सुनकर तुरंत ये सारी बातें अयाना ने अपने घर वालों को बताई। चिन्मय के पास वो जो पर्पल पत्थर था, उसने वो अयाना को दे दिया और कहा कि दीदी, इसे आप अपने पास में रखो। उस पत्थर से वाकई में अयाना को एक अलग सी प्रोटेक्शन फील हो रही थी पहले दिन से ही। इसके बाद चिन्मय अयाना के इस घर वालों को और अपने घर वालों को लेकर उन्हीं बूढ़ी दादी के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। ना तो वहां पर कोई बूढ़ी दादी थी और ना ही कोई झोपड़ी या फिर झुग्गी थी। जिस झुग्गी के अंदर जिनमें रोजाना जाया करता था, वहां पर सिर्फ एक पुरानी पत्थर की समाधि थी। आसपास कोई इंसान नहीं था, सिर्फ मोर और बरगद के पेड़ थे। चिन्मय ने वापस से आयना के हाथ में चेक किया तो उसके हाथ में वही पत्थर अभी भी था। चिन्मय ने वो पत्थर अपने हाथ में लिया और चारों तरफ देखने लगा, और वो छोटा सा बच्चा बहुत परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिन दादी से वो रोजाना मिलने आया करता था, जिन बच्चों के साथ वो खेला करता था, वो सब लोग कहां पर है आज, वो दिख क्यों नहीं रहे हैं। बहुत ढूंढने पर भी जब उसे कोई नहीं मिला तो घर वालों ने समझाया कि बेटा, तेरा वहम होगा, छोटा बच्चा है 7-8 साल का, उसकी बात को कोई कितना ही मानेगा। तो समझाया और वापस से सब लोग घर की तरफ निकल पड़े। गाड़ी में बैठते ही चिन्मय बोलता है, 1 मिनट रुको। वो गाइड करता है इन लोगों को उस जगह पर ले जाने के लिए जहां से अयाना ने लिफ्ट दी थी। अयाना ने कभी भी चिन्मय को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई उसने कहां से लिफ्ट दी थी, लेकिन जब चिन्मय इनको लेकर वहां पहुंचा और उसने अयाना से पूछा कि दीदी, आपने यहीं से उस बच्चे को लिफ्ट दी थी ना, तो अयाना भी देखकर शॉक्ड थी कि उसने एग्जैक्ट वही लोकेशन पिन पॉइंट की जहां पर गाड़ी रुककर अयाना ने उस बच्चे को लिफ्ट दी थी। उसकी बात सुनकर अयाना ने चिन्मय को सपोर्ट किया और सबसे लोगों से कहा कि ये गलत नहीं कह रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब स्थिति की सीरियसनेस को समझते हुए सब लोगों ने डिसाइड किया कि लोग गोगामेडी जाएंगे। गोगामेडी गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगामेडी कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर जिंदगी का कोई भी जहर, जहर मतलब सिर्फ सांप का जहर नहीं, आपके जीवन में जो भी कलेश है
वो वहां पर उतार दिया जाता है। गोगा जी जो थे वो चिन्मय के कुल देवता भी थे, इसलिए भी चिन्मय घर वालों ने सीधा वहीं जाने का डिसाइड किया। अब जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो ये जानते हैं कि हरियाणा के अंदर बाबा नरहर सिंह और बाबा सबल सिंह का पहरा आता है लोगों पर, यानी उनका पोजेशन आता है, उनकी आत्मा उनके शरीर में आती है और गांव के लोग उनसे घर के बड़े बुजुर्गों की तरह सलाह लेते हैं। ये इनके गांव में कहा जाता है कि अटके हुए फैसलों को सिर्फ बाबा नरहर सिंह ही तोड़ सकते हैं। ये सब लोग गोगामेडी पहुंचे, वहां पर भगत जी से बात की और इमरजेंसी के अंदर जोत जलाई गई। रात के 10 बजे डेरू और सारंगे की धुन पर बाबा जी के भजन शुरू हुए और ठीक रात के 12 बजे भगत जी के शरीर में एक झटका लगा और झटके के साथ ही वो अकड़ गए। उनकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल हो गई और एक ऐसी भारी गरजती आवाज गूंजी जिसने कमरे की दीवारों को हिला दिया। ये कोई और नहीं, बाबा सबल सिंह का पहरा था। बाबा सबल सिंह की नजर सीधी अयाना पर पड़ी जो कमरे के कोने में बैठकर सिसक रही थी। बाबा ने गरजती आवाज में कहा, बेटा, कौन कह गया कि तेरा बच्चा छीन लेगा? लेकिन तू वहां गई ही क्यों जहां मौत का पहरा था? अयाना ने रोते हुए बाबा जी के पैर पकड़ लिए और उसका रोना अब चीखने में बदल चुका था। बाबा जी का लहजा भी अब थोड़ा नरम हो गया था पर गहरी चेतावनी से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि वो बूढ़ा बच्चा वो कोई भूत नहीं, वो एक भूखी आत्मा है। उसे तेरे ऊपर तेरी कोख बांधने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन उससे पहले उसने तुझे 2 मौके दिए। एक बार तेरे सपने में आया और एक बार रास्ते मिला। उसे तुझसे सिर्फ ममता चाहिए थी, पर तूने उसे घिन दी। तूने उसकी झुर्रियों को देखा, उसकी बदबू को देखा, पर उसके अंदर की तड़प को नहीं देखा। अगर तू उसे एक माँ की तरह प्यार भरी नजरों से देख लेती तो वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ता, लेकिन जो तूने उसको घिन दी उसने वही काम कर दिया जिसके लिए उसे भेजा गया था। बाबा जी की बात सुनकर रैना का मुंह कलेजे को आ गया। उसे अच्छे से याद आया कि जैसे उसे दिखा था उसने उसे नफरत भरी नजरों से देखा कि ये कैसा है। और कोई भी देखेगा यार, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आपके सामने एकदम से कोई ऐसे लेटेगा, डर, नफरत, घिन, हर चीज से आप देखोगे। घबराते हुए और रोते हुए आयाना ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी मुझे नहीं पता था, मैं डर गई थी, मेरी जान बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा जी ने अपना हाथ उसके सर पर हाथ रखने को उठाया, लेकिन अचानक से हाथ उसके सिर पर रखने से पहले वो रुक गए। अपना हाथ वापस खींच लिया और बोले, बेटा, आने में बहुत देर कर दी तूने। तेरा बच्चा तो वो ले जा चुका है, वो माटी अब खाली हो गई है। माटी का मतलब वो शरीर की बात कर रहे हैं। ये सुनते ही अयाना के साथ साथ सारे परिवार वालों की पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर बाबा जी ने आगे कहा, पर याद रख, वो पीछा नहीं छोड़ेगा, वो फिर आएगा ममता की भीख मांगने, और इस बार अगर तूने उससे घिन की तो वो तुझे भी ले जाएगा। मैंने फकीर बनकर तुझे रास्ता दिखाया, वो पत्थर भेजा तेरी रक्षा करने के लिए, बूढ़ी औरत बनकर तुझे आवाज भी दी, पर तू दिमाग की सुनती रही। अयाना के आंसू थम नहीं रहे थे। बाबा जी ने उसके सर पर हाथ रखा और जैसे उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा जैसे कोई चमत्कार हुआ हो। अयाना के पेट में हो रहा भयंकर दर्द, वो गहरा दर्द एक झटके में गायब हो गया। उसके बाद बाबा जी ने उसे एक आखिरी वचन दिया। उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे की आत्मा को मैं संभाल लूंगा। आज से 1.5 साल बाद चांदने की नवमी की रात तेरा यही बच्चा, इसकी यही आत्मा तेरे घर लौट कर आएगी, पर तुझे तेरे पूरे कुनबे को बुलाकर प्रसाद बांटना होगा और उस बच्चे की आत्मा के आने का स्वागत करना होगा। अयाना इस बात के लिए राजी हो गई और बाबा जी ने जैसे उसके सर के ऊपर हाथ फेरा, उसका दर्द उसी वक्त गायब हो गया। और जाते उन्होंने एक और बात कही कि और याद रखो, वो फकीर की समाधि वो मेरे ही भगत की है। जो वहां सच्चे दिल से दुआ करेगा उसकी जिंदगी की कड़वाहटें मैं खुद पी जाऊंगा। एक और बार जय बाबा जी का नारा गूंजा और भगत जी का शरीर था वो एकदम से ढीला पड़ गया। बाबा जी की सवारी जा चुकी थी और अयाना को अब पता चल चुका था कि उसे क्या करना है। अगली बार जब वो आएगा तो उसे उससे घिन नहीं करनी है। अयाना के साथ जो भी कुछ हो रहा था अब सबकी आंखों के सामने था और सबने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया। इसके बाद पूरा जागरण खत्म हुआ, प्रसाद बांटा गया और अगले दिन सुबह उठते ही सब लोगों ने डिसाइड किया कि जैसा बाबा जी ने कहा है कि वो वापस आएगा और जब तक
वो वापस नहीं आता है, तब तक क्यों ना गोगा मेडी में ही रुका जाए, क्योंकि घर पर हो सकता है कोई संभालने वाला ना हो अगर कुछ भी गलत होता है तो अयाना के जो घर वाले थे उन्होंने मंदिर कमेटी से परमिशन ली और उन्होंने भी स्थिति की गंभीरता को समझा और उन्हें वहां रुकने की इजाजत दे दी। रात को करीबन 2 बजे के आसपास अयाना को एकदम से दरवाजे पर एक नॉक की आवाज आई। नॉक की आवाज होते ही वो उठ गई और सीधा उठकर बाहर आई तो उसने देखा कि बाहर जमीन पर एक बच्चा पड़ा हुआ है जो रो रहा है। उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी खड़े हुए थे जो काफी लंबे और गोरे थे। अयाना ने उन बुजुर्ग के पैर छुए और पहचान गई कि वो कोई और नहीं, साक्षात बाबा जी खड़े हैं। वो बाबा जी को अंदर बुलाना चाहती थी ताकि उनकी सेवा कर सके, लेकिन बाबा जी ने उसका ध्यान उस बच्चे की तरफ खींचा और उस बच्चे को उठाने को बोला। जैसे उस बच्चे को गोद में उठाती है, उसे दिखता है कि एकदम से उस बच्चे के मुंह की चमड़ी पूरी फट गई है, बिल्कुल सूखी और झुर्रियों वाला उसका चेहरा बन गया है और उस बच्चे में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तभी बाबा जी की आवाज उसके कानों में गूंजती है, बेटा अपने दिल की सुन, दिमाग की नहीं। उस बच्चे को हाथ में लेने से अयाना का दिल धक धक कर रहा था। उसे पता था कि उसका दिमाग उसके बच्चे को प्यार नहीं करने देगा। तो अयाना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आंखें बंद करके उस बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह इमेजिन करने लगी और उसे अपने सीने से लगा लिया। और जैसे उसने उसे अपने सीने से लगाया, वो रोता हुआ बच्चा चुप हो गया। अभी उस बच्चे को गले लगा उसे कुछ चंद सेकंड्स ही हुए थे, बट उसे ऐसा सुकून मिल रहा था जैसे बहुत देर से वो वहां खड़ी हो। और जैसे ही उसने इस मोमेंट से, इस अवस्था से बाहर आकर अपनी आंखें खोली, तो ना वहां बाबा जी थे और ना ही वो बच्चा। बच्चे की जगह उसके हाथ में सिर्फ एक टॉफी थी। उस टॉफी को लेकर वो खुश होती हुई, उसके चेहरे पे एक अलग सी शांति थी। वो अंदर गई, उसने सबको जगाया और सबको अपनी ये उसके साथ जो हुआ ये एक्सपीरियंस वो बताया। उसकी बात सुनकर सब लोग समझ गए थे कि अयाना अपनी मंजिल पाने में कामयाब रही। जो बाबा जी ने कहा था उसने वो कर दिखाया। इसके बाद अगले दिन सभी लोगों ने भगत जी को कुछ उपहार दिए। एक और बार वहां पर अच्छे से पूजा करवाई गई और सब लोग वापस से अपने घर लौट आए। सब कुछ ठीक हो चुका था, ऑल्दो अयाना अपने बच्चे को खो चुकी थी, बट बाबा जी का आशीर्वाद और उनका जो वचन था उसने उसको एक उम्मीद बांधी हुई थी। लेकिन अभी तक भी किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा जी ने कहा था कि उसको किसी ने भेजा है, आखिर उसे भेजा किसने था। और दूसरी बात, बाबा जी के आशीर्वाद की वजह से या बाबा जी की सुरक्षा की वजह से बोल दो, वो बूढ़ा बच्चा वहीं पहुंच गया था जहां से और जिसने उसे भेजा था। एक्चुअली वो बूढ़ा बच्चा वरुणा ने भिजवाया था और अब वो वरुणा के पास ही पहुंच चुका था। जब वो वरुणा के सपने में आया तो वरुणा ने भी वही गलती की जो शुरू में अयाना ने कर दी थी, उस बच्चे से घिन और नफरत की। और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस वरुणा ने अपनी दोस्त की कोख बांधने की कोशिश की थी, उस बूढ़े बच्चे ने उसी की कोख हमेशा के लिए बांध दी। आज भी वरुणा उस अंजाम को भुगत रही है। वो कभी जीवन में मां नहीं बन पाई और आज भी रात में कई बार सपने में आकर वो बूढ़ा बच्चा उसे परेशान करता है। वरुणा की करनी उसी पर भारी पड़ गई। खैर, वहां से वापस आने के बाद अयाना ने बहुत सारी टॉफीज मंगवाई और सबसे पहले वो टॉफी जो बाबा जी के हाथ से मिली थी वो उसने खुद खाई और बाकी जो टॉफीज थी वो उसने बच्चों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सब में बंटवा दी। इसके कुछ दिनों के बाद अयाना के साथ मिसकैरेज वाली सिचुएशन हुई और जब डॉक्टर्स के पास गए, सब निकला तो जो बच्चा था वो मतलब मरा हुआ बाहर आया। लेकिन ये बात तो इन लोगों को पहले से पता था कि उसकी कोख में जो बच्चा है वो तो जा चुका है, वो तो अब सिर्फ शरीर बचा हुआ था जो बाहर निकला था। दुख तो सबको हुआ, लेकिन सबको पता था और सबको आगे की कहानी भी पता थी। लेकिन इसके बाद करीबन 7-8 महीने के बाद वापस से अयाना ने कंसीव किया और उसके ठीक 9 महीने बाद वही डेट जो बाबा जी ने जिक्र की थी, चांदने की नवमी की रात 9 बजे अचानक से अयाना को लेबर पेन शुरू हुआ। सब उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। इस बार उसके साथ उसके पति, उसके माँ-बाप, उसके ससुर सब थे। हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई और अयाना को
एक बेटा हुआ जिसे वीर बाबा का प्रसाद समझ के उसका नाम वीर रखा गया और इस तरह से अयाना को अपना खोया हुआ बच्चा वापस से मिला। आज इस बात को 12 साल बीत चुके हैं। वो बच्चा अब कनाडा में स्टडी कर रहा है और परिवार का नाम रोशन कर रहा है। आज भी अयाना और उसकी फैमिली वीर के बर्थडे पर हर साल उस स्थान पर जाकर जागरण करवाते हैं। ये था अयाना के साथ हुआ एक इंसिडेंट जो आप लोगों को सुनने में ऐसा लग सकता है कि यार तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी के साथ, लेकिन जिसके साथ होता है, जिस पे गुजरता है, वो इन चीजों को जानता है। जो कुछ उसके साथ चल रहा था, जो फील कर रही थी, वो जब किसी को बताती थी तो कोई इसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक छोटा बच्चा, एक बच्चा जिसके पास शायद अपनी पास्ट लाइफ से स्पिरिचुअल पावर्स थी, वो एक मीडियम था, वो बूढ़ी औरत, वो बच्चे जो उसे वहां बरगद के पेड़ पर दिखाई देते थे, वो एक्चुअली उसके अलावा किसी और को दिखाई नहीं देते थे। और जब किसी को बताता कि उनके साथ वहां खेलता है तो सब उसे पागल समझते थे। लेकिन जब अयाना के साथ इंसिडेंट हुआ और उसकी बातों कोई नहीं सुन रहा था, तब चिन्मय ने उसे बताया ऐसा ऐसा हुआ और बूढ़ी दादी ने क्या कहा। आई डोंट नो अयाना या उसका परिवार उन बाबा जी की पहले से पूजा करते थे या नहीं, वो उनके कुल देवता थे या फिर नहीं, क्यों आखिर वो अयाना को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आप अपने देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और जब आप मुसीबत में होते हैं तो किसी ना किसी तरह से आपकी रक्षा करने, आपको सपोर्ट करने के लिए वो आ ही जाते हैं। लेकिन वो किस रूप में आते हैं ये ना आप जानते हो ना मैं, और कभी समझ भी नहीं पाते हैं और इसी वजह से अक्सर धोखा खा जाते हैं। तो ये थी अयाना और उस बूढ़े बच्चे की कहानी। तो ध्यान रखना, कभी अगर आपको भी अपने सपनों में से कोई बूढ़ा बच्चा दिखाई दे तो उससे घिन मत करना, वरना आप भी उसका शिकार हो सकते हो। खैर, आपको क्या लगता है, क्या बूढ़ा बच्चा वाकई में एक एंटिटी थी या फिर ये सिर्फ अयाना के दिमाग का एक क्रिएशन था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।